डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे पास्चुलेट्स ऑफ बोहर थ्योरी। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिसमें हम पास्चुलेट डिस्कस करेंगे बोहर थ्योरी के। उसके बाद आगे इसी थ्योरी के इसी मॉडल में आगे काफ़ी कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले पास्चुलेट्स का मतलब होता है मेन पॉइंट्स। तो मेन पॉइंट इस थ्योरी के क्या हैं वो समझ लेते हैं पहले, बाद में आप नोट कर लेना। तो फर्स्ट पॉइंट जो इस थ्योरी में बताया गया है कि एटम जो होता है उसके सेंटर में एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। इन्हें क्या बोलते हैं, बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्बिट्स बोलते हैं इस तरीके से। और बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। तो फर्स्ट पॉइंट में यही बताया गया है कि सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। इसमें सर्कुलर ऑर्बिट्स आपको बताए गए थे। और सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि ये जो ऑर्बिट्स हैं इलेक्ट्रॉन वहीं रिवॉल्व करता है जिनका कोई फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है। फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि कहीं कहीं जहाँ कोई एनर्जी की एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन वहीं पर रिवॉल्व करता है, वो कंटिन्यूटी में नहीं होते। यहाँ पर बीच में क्या होता है, एक गैप होता है। जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट, और इनका एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, इसलिए इनको बोलते हैं एनर्जी लेवल्स या स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी स्टेट्स का मतलब होता है कि ये जगह स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करता रहता है। और इन लेवल्स को हम इस तरीके से KLMN, न्यूक्लियस वाली साइड से स्टार्ट करके KLMN इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनकी जो एनर्जी का लेवल रहता है वो इस ऑर्डर में रहता है कि फर्स्ट लेवल जो होता है वो लो एनर्जी का होता है और इस तरह से KLM एनर्जी इस ऑर्डर में रहती है। तो ये सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन का एक डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है। डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी जो है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रिवॉल्व करता है जहाँ पर एक डेफिनेट वैल्यू है एनर्जी की। जैसे ये फर्स्ट लेवल के इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी होगी, सेकंड की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी, थर्ड की, फोर्थ की। तो ये एनर्जी की वैल्यूज़ जो होती हैं कुछ डेफिनेट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन के केस में आप देखें तो उसका इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, -1312/n² किलो जूल पर मोल। अगर किलो जूल पर मोल में ले तो ये फार्मूला आ जाता है। अगर कोई और यूनिट है तो फार्मूला वो वैल्यू जो है वो यहाँ पर थोड़ी चेंज हो जाएगी, वो हम आगे बताएंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में है तो n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 1312 किलो जूल पर मोल एनर्जी आ जाएगी। इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल पर है तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप हर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और वही डेफिनेट वैल्यू रहती है एनर्जी की, उसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं होगी। तो इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है किसी भी एटम के अंदर वो क्वांटाइज्ड होती है, मतलब कि वो फिक्स होती है, डेफिनेट होती है। एक पर्टिकुलर फार्मूले से n की वैल्यू डिफरेंट पुट करके आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आगे जो फोर्थ पॉइंट है वो एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है। एंगुलर मोमेंटम जो होती है इलेक्ट्रॉन की, जब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो वो भी एक डेफिनेट होती है। तो हर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंगुलर मोमेंटम अलग अलग होगी। एंगुलर जैसे सिंपल मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी होता है जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है। एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी इनटू क्या होगा, रेडियस होगा। तो वो एक होल नंबर मल्टीपल होता है h/2π के, मतलब यहाँ पर क्या आ जाता है, n आ जाता है। n की जो वैल्यू है 1 2 3 जो भी उसका ऑर्बिट का नंबर होगा उसी हिसाब से आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम की भी एक डेफिनेट वैल्यू है और ये एक पर्टिकुलर फार्मूले से आ जाती है n की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके। इसका मतलब ये होता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज़ आल्सो क्वांटाइज्ड। ये भी क्वांटाइज्ड है, फिक्स है, डेफिनेट है।
और इसमें जो लास्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन जो है जब तक अपने ऑर्बिट में रहता है वो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब कुछ नहीं करता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब जो है वो तभी करेगा अगर वो किसी लोअर लेवल से हायर लेवल में शिफ्ट होता है। सपोज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में जाता है तो वो एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही जितना इन दोनों का एनर्जी लेवल्स में जो एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है किसी हायर लेवल से लोअर लेवल में शिफ्ट होता है तो एनर्जी जो है वो एमिट करता है, तो मतलब कि रिलीज़ करता है। सपोज इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल पर आता है तो वो एनर्जी जो है वो क्या करता है, एमिट करता है उतनी ही जितनी उसने फर्स्ट से सेकंड पर जाने में एब्जॉर्ब की थी। तो जब आप एनर्जी को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वो सेकंड से फर्स्ट पर या फर्स्ट से सेकंड पर गया है तो उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट की है, तो वो एनर्जी के डिफरेंस से आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये E2 माइनस E1 अगर वो फर्स्ट से सेकंड पर गया है या सेकंड से फर्स्ट पर आया है तो इस तरह से एनर्जी का डिफरेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपको हायर में से लोअर लेवल ही सब्ट्रैक्ट करना है, चाहे वो लोअर से हायर पे जाए चाहे हायर से लोअर पर जाए। तो जैसे अभी वो आपको फार्मूला बताया गया था En जो था -1312/n² किलो जूल पर मोल है, तो E1 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, E2 की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करके निकाल सकते हैं, फिर उसका डिफरेंस ले लेते हैं। बस फ़र्क इतना ही रहेगा, अगर वो फर्स्ट से सेकंड पर गया है तो वो जो आएगा उतनी एनर्जी उसने क्या की होगी, एब्जॉर्ब की होगी। अगर वो हायर से लोअर पर आता है तो उतनी ही एनर्जी उसने एमिट की होगी। लेकिन डिफरेंस लेते वक्त आपको हमेशा हायर में से लोअर लेवल ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 5 पॉइंट्स थे इस थ्योरी के, इनको अब आपने नोट कर लेना है और समझ लिए होंगे आपने ये अच्छे से। मेन पॉइंट्स बोहर थ्योरी के इस तरह से हैं। फर्स्ट पॉइंट है एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी positively charged nucleus in the center and the electrons revolve around it in circular orbits. Second point है the electrons revolve only in those orbits which have a fixed value of energy. These orbits are called as energy level or stationary states. Third point, electron in an atom can have only certain definite values of energy. It means that energy of an electron is quantized. Fourth point, the angular momentum of an electron in an atom can have certain definite values given by the expression mvr is equal to nh/2 pi. n की वैल्यू जिसमें 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। Thus angular momentum of an electron in an atom is also quantized. फिफ्थ पॉइंट है द एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू सम हायर ऑर्बिट। द एनर्जी इज एमिटेड ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू सम लोअर ऑर्बिट। आगे हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ बोहर थ्योरी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे एडवांटेजेस में कि इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि बोहर थ्योरी जो है एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकती है जो रदरफोर्ड मॉडल में एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। तो बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रहता है और ना तो वो एनर्जी एमिट करता है ना ही वो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जब तक कि वो अपने ऑर्बिट में है। अगर वो ऑर्बिट चेंज करता है, लोअर से हायर या हायर से लोअर पे ही जाता है, तभी वो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज वो वहीं पर ही रहेगा। और इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी कंटिन्यूसली लूज़ नहीं करता है, तो इसका मतलब वो स्पाइरल पाथ फॉलो नहीं करेगा, जैसा कि रदरफोर्ड मॉडल में बताया गया था। इसका मतलब एटम जो है बिल्कुल क्या है, स्टेबल है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर एन इलेक्ट्रॉन नाइदर एमिट nor absorb energy as long as it stays in a particular orbit, or electron cannot be spiral toward nucleus losing energy continuously, hence the atom is quite stable। इस तरह से बोहर थ्योरी एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकता है।
बोहर थ्योरी के एडवांटेजेस में जो बी पार्ट में है, इट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो बोहर थ्योरी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकती है। तो आपको समझना है कि किस तरह से स्पेक्ट्रा बनता है। जब कोई सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस लेते हैं किसी डिस्चार्ज ट्यूब में और उसको हम हाई टेम्परेचर या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पर शिफ्ट कर जाते हैं। जो लोअर लेवल होता है उसको तो हम, जैसे फर्स्ट लेवल है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और जो हायर एनर्जी लेवल होता है सेकंड, थर्ड या कोई भी आगे, तो उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो जब एनर्जी दी जाती है तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का जो लाइफ टाइम होता है दैट इज़ वेरी शॉर्ट। वो वहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, तो वो रिटर्न जरूर करेगा वन जंप में या मोर जंप में, मतलब कि इस तरह से एक एक करके लेवल आएगा या वो एक साथ भी जंप कर सकता है। तो जिस तरह से भी वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उसी हिसाब से जो लाइट इमिट होगी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की, उसी हिसाब से स्पेक्ट्रा में लाइन आ जाती है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा है वो बोहर थ्योरी एक्सप्लेन कर देती है, या तो हाइड्रोजन का या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स का। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, जैसे हीलियम पॉजिटिव या लिथियम 2 पॉजिटिव या बेरिलियम 3 पॉजिटिव। जैसे हाइड्रोजन में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरह से हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम पॉजिटिव में तो 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है। इस तरह से लिथियम जो है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो लिथियम 2 पॉजिटिव की बात करें तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से बेरिलियम 3 पॉजिटिव के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स का स्पेक्ट्रा जिनके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वही बोहर थ्योरी एक्सप्लेन कर पाती है, और जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्पेक्ट्रा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो बोहर थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन का सिंपल जो रीज़न है वो यही है कि जब हम उसको टेम्परेचर या हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करंट देते हैं, एनर्जी देते हैं किसी भी तरह से, तो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल पर शिफ्ट हो जाते हैं, और हायर लेवल को क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम देर तक रहेगा, वो 1 या मोर जंप में रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट होगा। तो उस तरह से जिस तरह से भी वो शिफ्ट नीचे की तरफ होगा, उसी एनर्जी डिफरेंस के बेस पर वो इलेक्ट्रॉन जो है उतनी ही वेवलेंथ की लाइट इमिट करेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रा में लाइंस आ जाती है। तो इस तरह से वो लाइंस की पॉसिबिलिटी क्या होती है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है साइमल्टेनियस अपीयरेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आपको समझना है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में इतनी सारी लाइंस क्यों आती हैं। अगर हम किसी डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन को लेते हैं, उसका कोई सैंपल, और उसमें एनर्जी जो है वो सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से या हाई टेम्परेचर से, तो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जी लेवल पर शिफ्ट हो जाते हैं, और जब डिफरेंट एनर्जी लेवल से वो रिटर्न होते हैं लोअर एनर्जी लेवल पर, तो तभी वो उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जो है वो इमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ या सेवन्थ एनर्जी लेवल से डायरेक्टली फर्स्ट लेवल पर शिफ्ट होते हैं, तो वहाँ पर जो लाइंस आती हैं जो स्पेक्ट्रा की, उनको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज़। और इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ से डायरेक्टली सेकंड लेवल पर आते हैं, तो वहाँ पर जो लाइन बनती है स्पेक्ट्रा की, उसे हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज़। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से अगर थर्ड लेवल पर आते हैं, तो वहाँ पर जो सीरीज़ बनती है उसको हम पास्चन सीरीज़ बोलते हैं। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का अगर फोर्थ लेवल पर आते हैं तो वो ब्रैकेट सीरीज़ हो जाती है, और आगे अगर किसी भी हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन आते हैं फिफ्थ लेवल पर, तो उसको हम बोलते हैं पेफेंट सीरीज़। तो इस तरह की जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं इलेक्ट्रॉन के हायर लेवल से लोअर लेवल में आने पर, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ की लाइट इमिट होती है, तो इस तरह से जो सीरीज़ बनती हैं वो आप डायग्राम में देख सकते हैं। आगे समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हैज़ नेगेटिव वैल्यू।
इसका मीनिंग है कि जब हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिखते हैं जब वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में होता है, तो जैसे हाइड्रोजन के लिए आपको याद है कि इस तरह से लिखते थे 1312/n² किलो जूल पर मोल। तो एनर्जी वाला जो टॉपिक है ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव साइन क्यों लगाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में होता है तो उसकी पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू होती है। सपोज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो यहाँ इनकी वैल्यू 1 पुट करके तो उसकी एनर्जी की वैल्यू आ जाती है इस तरीके से 1312 किलो जूल पर मोल। इस तरह से जब आगे लेवल पे शिफ्ट होता है सेकंड थर्ड, तो ये इनको हम हायर लेवल्स बोलते हैं। इसका मतलब एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो इनफाइनाइट लेवल पे चला जाता है तो वहाँ पर जो एनर्जी है हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के फील्ड ऑफ फोर्स से बाहर चला जाता है तो उसको हम एनर्जी को ज़ीरो सपोज कर लेते हैं। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब जो ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और लास्ट केस में जो है वो हमने एनर्जी जीरो सपोज कर लिया है, और नीचे आते आते एनर्जी अगर डिक्रीज़ होती है मतलब कि लेस देन जीरो हो जाती है, तो लेस देन जीरो को मैथ में आपने सुना होगा कि क्या लिखा जाता है, विद नेगेटिव साइन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है जब किसी एटम में उसको एक्सप्रेस किया जाता है तो उसको नेगेटिव साइन से किया जाता है। आगे हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल्स में क्या क्या कमियां हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू बोहर एटम इज़ प्लेनर। तो एटम जो है वो प्लेनर माना जाता है बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग। सर्कुलर जैसे ऑर्बिट होते हैं, बट एटम इज़ कंसीडर्ड एट 3 डायमेंशनल। तो एटम तो क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, जैसे स्फेरिकल या कोई अलग तरह की शेप हो सकती है तो वो 3D में होता है, 2D में नहीं होता है। और सेकंड पॉइंट है इट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ पार्टिकल्स कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन ओनली। जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसी का स्पेक्ट्रा बोहर थ्योरी एक्सप्लेन करती है, जैसे हाइड्रोजन का या हीलियम 1 पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, इस तरह के पार्टिकल्स का। एंड नॉट ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, जिनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्पेक्ट्रा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो बोहर थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं हो पाते हैं। और थर्ड पॉइंट है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की शेप का कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रा से रिलेशन होता है जो बोहर थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं हो पाया है। और फोर्थ पॉइंट है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। तो आपको ज़ीमन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट नहीं पता होगा तो वह मैं बता देता हूँ। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज ज़ीमन इफेक्ट। इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रा की लाइन स्प्लिट अप हो जाती हैं जिसको हम ज़ीमन इफेक्ट बोलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड की जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड कर लीजिए तो वो होगा स्टार्क इफेक्ट। तो इस तरह से अगला जो पॉइंट है इट कुड नॉट एक्सप्लेन डी ब्रोगली कंसेप्ट। डी ब्रोगली कंसेप्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये है डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है उसमें पार्टिकल कैरेक्टर एज वेल एज वेव कैरेक्टर दोनों होते हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये भी बोहर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। और जो इसी पॉइंट में आगे है हीज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हीज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आगे डिस्कस करेंगे, वो भी बोहर थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं हो पाया था।